प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के प्रश्न और उत्तर वाले कार्यक्रम को लेकर के। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं इस बात को लेकर के कि कैसे इस कार्यक्रम को बनाया जाए। क्योंकि अगर मैं 10 प्रश्न लेता हूं आप लोगों के कमेंट में से, तो एक प्रश्न पे मैं 1 से 1.5 मिनट बोलता हूं। कभी कभी वो 2 से 3 मिनट भी हो जाता है, अगर कोई बहुत अच्छा सवाल रहा तो, अच्छा प्रश्न रहा तो। पर मैं इस बात को लेकर के थोड़ा भ्रम में हूं कि कैसे इसको लाया जाए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा भी ना बने, लोग उसे पूरा देखें। और प्रश्न में होता क्या है कि किसी दूसरे के प्रश्न पे बहुत सारा दिमाग बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते। तो ऐसे में यहाँ पे एक दिक्कत ये हो जाती है कि कार्यक्रम बहुत बड़ा बनेगा तो वो चलेगा नहीं, या फिर लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें दूसरे के प्रश्न रहेंगे। तो इसको कैसे बनाया जाए कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न लिए जा सकें और उसको अच्छे तरीके से बनाया भी जा सके। अगर आप लोगों के पास इसका कोई समाधान है तो मुझे जरूर बताइएगा। इसको कैसे बनाया जाए कि बहुत सारे लोगों को फायदा हो सके, लाभ पहुंच सके। शुरू करते हैं। अभी मेरे सामने 10 प्रश्न मैंने लिए हैं। 10 प्रश्न के हिसाब से देखता हूं कितना लंबा ये कार्यक्रम बनता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहला प्रश्न है कमल चंद्र हैरन जी का। रविवार प्रश्न। पारासर जी सादर नमन। हमारे दामाद की कुंडली में धनु लग्न की है, लग्न में ही शनि मंगल, बहुत बढ़िया। और तीसरे में बुध राहु के साथ है, इसी वजह से परेशानी आ रही है। और चौथे में चंद्रमा रवि, पंचम में गुरु शुक्र, बहुत बढ़िया तो है, शुक्र गुरु प्रभाव में ठीक है। और चंद्रमा रवि चौथे में, पंचम में गुरु शुक्र, नवे में केतु हैं। दामाद की कुंडली में सरकारी नौकरी। चंद्रमा को देखिए, आप ही तो लिखते हैं, कमल चंद्र जी ही लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है। मेरा कार्यक्रम प्ले स्टोर पे नहीं, वो आपको वहां पे मेरा एप्लीकेशन मिलेगा, ज्योतिष ही लक्ष्य के नाम से। मेरा जो दूसरा चैनल है नकुल पाराशर शॉर्ट्स वाला, वो आपको YouTube पे सर्च करिएगा तब मिलेगा। क्लियर है? आपको आपके दामाद जी की कुंडली में सबसे पहले ये देखना है कि चंद्रमा कौन से पक्ष के हैं और कौन सी तिथि के। अगर वो शुभग्रह बन रहे होंगे, जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि तक के बीच में अगर उनका जन्म है, और दूसरा जन्म कुंडली में जो 2-3 चीजें बन रही हैं, जैसे शनि की दृष्टि दशम स्थान पे, सूर्य की दृष्टि दशम स्थान पे, मंगल का प्रभाव भी ठीक बन रहा है, तो इसमें नौकरी के योग हैं। अब बात आती है कि दशा कौन सी चल रही है। तो अगर दशा गुरु की चल रही हो, शनि की भी चल रही हो, मंगल की चल रही हो, सूर्य की चल रही हो, तो निसंदेह नौकरी के योग बनेंगे। तो चंद्रमा ठीक हो गए और दशाएं ठीक हो गई। अब उसके बाद आपको यह देखना चाहिए कि जन्म कुंडली में बुध का संबंध कैसा बन रहा है और शुक्र का संबंध कैसा बन रहा है। तो बुध आपकी कुंडली में राहु के संग हैं, और अगर जो राहु की दशा चल रही होगी तो इस कारण से कई बार, और चूंकि चतुर्थ भाव में आपने कहा है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा और सूर्य दोनों बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और वो कई बार अपना कंसंट्रेशन लूज करता रहता है। क्योंकि बुध जहां दिमाग लगाना चाहिए कई बार वो नहीं लगाता, और जहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए वहां दिमाग बार बार जाता है। तो घर के कलह से और आपसी जो मनमुटाव है उसको दूर करके किसी भी तरीके से अगर नौकरी की कोशिश की जाएगी तो आसानी से नौकरी मिल सकती है। और वस्तुतः इसमें बहुत सारी चीजें और भी देखने वाली हैं कि आप कौन से क्षेत्र में नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास किस तरफ कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन आपने जो स्थिति बताई और जो मैं समझ पा रहा हूं, उसके आधार पर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए, पर दशा भी बहुत मायने रखेगी। अब आइए अगले प्रश्न पे लेके आता हूं। अगला प्रश्न है आयुष शर्मा जी का। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के हैं। मेरे माई कैरियर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब। देखो एक बात आपको बताता हूं, प्राइवेट नौकरी के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना होगा। अगर वो पापक बन रहे हैं तो बहुत हद तक कई बार वो प्राइवेट नौकरी देते हैं, और कई बार वो कृष्ण पक्ष के एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के हुए तो पक्के दे देते हैं। बहुत कम कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर चंद्रमा पापक हैं और सरकारी नौकरी में है, तो हो सकता है कि उनकी कुंडली में योग बाकी के बहुत अच्छे प्रबल बने हों। पर वैसे अगर सरकारी क्षेत्र की बात आप करें तो चतुर्थ और छठवें भाव के अधिपति एक साथ बैठे हों, अगर दशम स्थान पे शनि का संबंध बन रहा हो, छठा भाव जन्म कुंडली का बहुत ही प्रबल और मजबूत बन रहा हो, उसके बाद
10वें भाव के अधिपति पर अगर शनि की दृष्टि हो, इसके साथ साथ सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों, या तो लग्न में हो, दशम में हो, भाग्य में हो, पंचम में गुरु के संग हो, या फिर शनि के संग दशम स्थान में बैठे हो या चतुर्थ स्थान में बैठे हो, तो ये काफी स्थितियां नौकरी को देने वाली होती हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में दशा कौन सी चल रही है। अगर दशा किसी अच्छे कारक ग्रह की या 6वें भाव के अधिपति की भी चल रही हो, 9वें भाव के अधिपति की चल रही हो, या फिर वो ग्रह अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक बन रहा हो, या फिर अगर जन्म कुंडली में वो बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हो, अस्त वगैरह ना होता हो, तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, जैसे चतुर्थ के साथ 6वें भाव का अधिपति का कोई संबंध नहीं है, शनि का संबंध दशम भाव या दशम भाव के अधिपति से नहीं है, सूर्य का प्रभाव कमजोर हो रहा है, आदि आदि चीजें जो मैंने बताई हैं, तो प्राइवेट नौकरी के योग बनेंगे। क्लियर है? लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव चंद्रमा का होगा। क्लियर है? अब आइए अगले प्रश्न पे लेके आता हूं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है। संदीप पठानिया जी ने पूछा है कि अगर जन्म कुंडली में 3 ग्रह जैसे सूर्य, बुध और शनि एक साथ बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो क्या जब कभी भी बुध की दशा चलेगी तो क्या बुध जिनको की केवल एक दृष्टि प्राप्त है, या सूर्य जिनको की सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है, अपनी दशा काल में क्या शनि से प्रभावित होकर के वो तीनों ही दृष्टि का फल करेंगे, या सिर्फ अपनी एक एकल दृष्टि का? बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको इसका उत्तर दे दूं, ग्रह जहां बैठता है, जिस भाव का अधिपति होता है, जहां देख रहा होता है और जिसके साथ बैठा होता है, इन सब से प्रभावित होकर के ही वो परिणाम करता है। आपको बड़ी गहरी बात बताऊं, वस्तुतः जैमिनी ज्योतिष में जिस भी भाव में, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, जैमिनी ज्योतिष में जिस भी भाव में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो वो भाव बलवान हो जाता है। लेकिन पाराशरीय ज्योतिष में बहुत सारे ग्रह जब किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो आरंभ व्यक्ति का जो जीवन का जो आरंभ होता है वो बड़ा सुदृढ़ होता है, और बाद का जो जीवन होता है वो थोड़ा कष्टप्रद होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस भी भाव में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, अगर वो सारे के सारे शुभ ग्रह देख रहे हैं तो वो भाव मजबूत होगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह और पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो आपको ये देखना होगा कि कितने शुभ ग्रह और कितने पापक ग्रह, क्या उस भाव का अधिपति उसको देख रहा है? अगर उस भाव का अधिपति उसको देखेगा या उस भाव का अधिपति वहां बैठा है तो निसंदेह उस भाव से संबंधित समस्याओं को कमजोर करेगा और कम करेगा और उसमें मजबूती देने की कोशिश करेगा, और ऐसे में वो सफल भी होता है अगर वो कम से कम अस्त या मृतप्राय नहीं है तो। दूसरा, अगर बुध अपनी दशा में होंगे तो क्या शनि से प्रभावित होकर के परिणाम नहीं करेंगे? आप जरा विचार करके देखिए, जैसे ग्रह होते हैं वैसे हम मनुष्यों की भी वैसी ही कुछ गतिविधियां होती हैं और संपूर्णतया हम ग्रहों से प्रभावित होते हैं। तो हमारे बगल में कौन बैठा है ये मुझे अवश्य ही प्रभावित करेगा। आपके बगल में कौन बैठ करके आपको कैसे सुगंध और दुर्गंध के साथ बैठा है वो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। इस वजह से मैंने क्या बात कही, ग्रह के सिद्धांत में, फलादेश के सिद्धांत में, ग्रह जहां का अधिपति है, जहां बैठा है और जहां देख रहा है, जिसके संग बैठा है, सबसे प्रभावित होता हुआ परिणाम करेगा। इसी वजह से फल कथन की जो प्रायोगिक जो प्रक्रिया है वो काफी कठिन हो जाती है कि ज्योतिषी ऐसी कौन सी बात बोले कि चारों को सम्मिलित करके एक निकले, है ना। वो ग्रह भाग्य का अधिपति हुआ तो भाग्य का संग लिया, दृष्टि डाल रहा है दशम स्थान पे, तो यानी कि दशम भाव से भी वो अच्छा फल निकालना चाहेगा क्योंकि भाग्येश है। और चतुर्थ भाव में बैठा तो अब वो चतुर्थ भाव से भी फल निकालेगा। अब वो अष्टमेश के साथ बैठा, दशमेश के साथ बैठा, चतुर्थेश के साथ बैठा, नवमेश के साथ बैठा, दशमेश जिसके साथ भी बैठा, तो वो उस भाव से संबंधित परिणाम भी उसके जीवन में लाएगा। जैसे आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूं, मेरी तरफ देखिए, अगर किसी व्यक्ति के नवांश कुंडली में मेष लग्न का नवांश बनता है तो नवम भाव के अधिपति अगर गुरु होंगे और अगर वो गुरु सप्तम भाव में बैठेंगे, या अगर वो गुरु लग्न में बैठेंगे, या अगर वो गुरु तीसरे भाव में बैठेंगे, तो क्या पत्नी को धार्मिक और दार्शनिक नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे।
कारण क्योंकि लग्न पे भाग्य का और लग्न पे गुरु का प्रभाव है। ऐसी अवस्था गुरु दार्शनिकता का कारक ग्रह है, तो वो व्यक्ति की पत्नी को दार्शनिक अवश्य विचारधाराओं से ओतप्रोत करेगा। और निसंदेह इसमें कोई वैसे आश्चर्य वाली बात भी नहीं है, क्योंकि वो बिंब है और प्रतिबिंब है, तो जैसा बैठेगा वैसा सामने वाले को दिखाएगा। बस इतनी सी बात है। तो संदीप पठानिया जी, निसंदेह आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था और मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया भी है। राहु को लेकर के भी बनाया था कि ग्रह कहां बैठा है, किसको देख रहा है और किसके संग बैठा है। प्रत्येक भाव के अधिपति या प्रत्येक ग्रह की महादशा को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम, द्वितीय या मध्य का चरण या अंतिम का चरण। अंतिम चरण में ग्रह जहां बैठा होता है वो पहले, जहां का अधिपति है वो पहले चरण में, जहां बैठा होता है वो दूसरे चरण में, और जिसके द्वारा उस पर दृष्टि पड़ी है, देखा जा रहा है और जिसके साथ वो बैठा है, इन सब का प्रभाव छोड़ता हुआ वो अपनी दशा का अंत करता है। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे लेके आता हूं। अगला प्रश्न पूछा है हार्दिक पांडे जी ने। मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताऊं, मैं जैसे पहले चौकी पे बैठ के वीडियो बनाता था, अभी वो जो पट्टिका थी वो थोड़ी पतली थी, अभी मैं नीचे बैठ के बना रहा हूं। अब नीचे बैठ के बनाने में दिक्कत यह है कि पाँव में भर जाने वाली समस्या है। और यहीं पे प्रश्न है, और गणेश जी यही है मेरे सिर के ऊपर, जस्ट उनका आशीर्वाद है। बजरंगबली भी बगल में ही है, दोनों ही ऊपर हैं, जस्ट यहाँ से ऐसे। प्रश्न है हार्दिक पांडे जी का। इन्होंने पूछा है रविवार का सवाल, कम उम्र में सर के बाल सफेद हो जाने। आपको एक बड़ी बात बताऊं, कम उम्र में सफेद बाल होने से मुझे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी। पर जब मैं इसकी दवाइयां खा रहा था उसके पहले मेरे बाल पके नहीं थे, पर जब मैंने दवाइयां शुरू की तो 1 साल तक दवाई चली, अभी तो लगातार चलेगा, पर मेरे बाल लगातार बहुत सारे पकने लगे, बहुत, मतलब यहां तक कि कुछ दाढ़ी में भी 1-2 बाल पके। और ये होता है। तो कई बार आप क्या खा रहे हैं ये तो सबसे पहले निर्भर करता है। दूसरा, जेनेटिकली भी होता है कि आपके जीन कैसे आए हैं। और तीसरा है कि सूर्य कैसे हैं, और बालों में चमक के लिए शुक्र को देखा जाता है, बुध। हालांकि ग्रहों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सूर्य को, अगर वो लग्न में बैठे, अगर शनि भी प्रभावित हो रहे हैं, शुक्र प्रभावित हो रहे हैं, तो निसंदेह बालों को कमजोर करते हैं। दूसरा है कि आप कैसे खान पान में हैं। मैं तो बिल्कुल शुद्ध और शांत भोजन करता हूं। अभी तो डॉक्टर साहब ने जब से कह दिया तो सिर्फ लौकी की सब्जी खाता हूं, कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ लौकी, और बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें तो नहीं खा पाता। एक बार दिन में और एक बार रात्रि में, मतलब शाम को। पर आपको बात बताऊं, अपने सूर्य को मजबूत बनाइए। हाँ, पक्के तौर पे सूर्य को मजबूत बनाएंगे ना, बड़ा काम करेगा। और उसमें भी अगर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो विधि पूर्वक दीजिए, और दिनचर्या ठीक रखिए। दिनचर्या ठीक है, शायद इसी वजह से थोड़े बाल मेरे बचे हुए हैं, और बचे हैं बाल तो मेरे यहाँ किसी की भी नुकसान में नहीं है। हाँ, पर यह बात है कि दवाइयों का जो नकारात्मक है वो मुझे बहुत परेशान किया है, और दवाइयां खा भी रहा हूं, बाल तो अभी भी ठीक है, पर भगवत कृपा से। पर यह बात हो सकती है। तो इसमें ग्रह है सूर्य और शुक्र बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, अगर वो कमजोर होंगे तो ऐसा होता है। अगला प्रश्न ट्विंकल दुबे जी का है। रविवार का सवाल, वृषभ लग्न की कुंडली पंचम भाव में राहु, बहुत बढ़िया, और सप्तम भाव में शुक्र, अष्टम भाव में सूर्य बुध। एक आपकी बुद्धि कई बार भ्रमित हो जाएगी। अष्टम भाव में सूर्य बुध और एकादशवें भाव में शनि केतु। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? शनि केतु पंचम पे प्रभाव, और जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु, सप्तम भाव में शुक्र। तो सप्तम भाव में शुक्र अगर अकेले बैठे हैं तो थोड़ी परेशानी रहेगी। वैसे पति से प्रेम मिलने के लिए आपको नवमांश कुंडली में गुरु को देखना होगा। अगर वो केंद्र को और पंचम भाव को या फिर सप्तम भाव को देख रहे होंगे या लग्नेश को देख रहे होंगे तो वैसे कमजोर नहीं है। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, जैसे आपने मुझे बताया है कि गुरु को तो आपने बताया ही नहीं है कि गुरु कहां बैठे हैं। गुरु अगर राहु केतु के संपर्क में आ रहे होंगे तो थोड़ी मुश्किल होती है। इसके अतिरिक्त अगर गुरु लग्न कुंडली में भी बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी अच्छे नहीं बैठे हैं, तो गड़बड़ी हो सकती है। कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। एक बात बता दूं तो शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव पंचम भाव पे अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से
आपको थोड़ी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। शुक्र जिस राशि में बैठे हैं, जैसे आपने बताया है मुझे शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, तो शुक्र किसी की भी कुंडली के लिए बता देता हूं, शुक्र जिस भाव में बैठे हैं मतलब जिस राशि में, और चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, उस जातिका से या जातक से विवाह अच्छा माना जाता है। मैं ये बात कार्यक्रम में भी कई बार बता चुका हूं। तो ऐसे ये स्थिति बनती है। पर मैंने जो बात मैंने कही, नवांश कुंडली में गुरु को देखिए, लग्न में गुरु को देखिए, तो ये बात समझ में आ जाएगी। अगर वो गुरु लग्नेश को, पंचमेश को और सप्तमेश को या इन भावों को देख रहे होंगे तो परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? अगला प्रश्न है मुरादिया सौरभ मुरादिया, 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है। अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या मैं सबकी मदद करने वाला आदमी बन सकता हूं। ये मैं आपको आपके सवाल का उत्तर ऐसे नहीं दूंगा, पर ये सवाल ये जो प्रश्न है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है कि कब व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को या फिर उसके दिमाग में ऐसा क्यों आता है कि वो समाज के लिए कुछ करे। अगर कुंडली धनु लग्न की बन जाए, सिंह लग्न की बन जाए, तो कोई आवश्यक नहीं है कि ये लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है। पर हाँ, अगर इस लग्न की कुंडली हो तो ये बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप अगर कन्या लग्न की कुंडली हो या फिर तुला लग्न की कुंडली हो, मकर लग्न की कुंडली हो, तो इनमें सामाजिकता का भाव थोड़ा कम हो सकता है। अगर ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं तब तो कोई बात नहीं है, तब तो वो लग्न पे भी निर्भर करेगा और ग्रह की स्थितियों पे भी निर्भर करेगा। लेकिन अगर धनु लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, कुंभ लग्न की कुंडली हो, या फिर क्या बोलते हैं मेष लग्न की कुंडली हो, तो ये बात अचानक ही आपके जीवन में बाई बर्थ आ जाती है। मतलब वो लग्न का फिर प्रभाव हो जाता है। जैसे ये जो लग्न बने मेष, सिंह और धनु, ये सामाजिक थोड़े ज्यादा होते हैं बनस्पत तुला, कुंभ, तुला और मकर और कन्या वालों से। अब बात ये आती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। जैसे अगर उस व्यक्ति की कुंडली का 12वां भाव बलवान हो, 12वां भाव बलवान कैसे होगा? अगर वहां का कारक ग्रह उसे देख रहा हो, वहां पे उस भाव का अधिपति बैठा हो, या उस भाव पे कम से कम उस भाव के अधिपति की दृष्टि जाती हो, या उस भाव के अधिपति किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, या वहां पे किसी तरीके से उस भाव का अधिपति वहीं बैठा हो, कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा हो या गुरु उच्च के होकर के बैठे हो, तो व्यक्ति जो है वो सामाजिक होता है। उसका दशम स्थान बहुत बलवान हो, मतलब दशम भाव के अधिपति बहुत अच्छे बैठे हों, या फिर उसके जीवन में बहुत सारे तरीके से दशम स्थान पे सूर्य और शनि का प्रभाव पड़ रहा हो, तो व्यक्ति सामाजिक होता है और समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। ये बात मैंने बहुत बार जांचने की भी कोशिश की है अपने लेवल पे। जब कभी लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं सबसे पहले ये उसमें देखता हूं कि उसकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जो व्यक्ति के जेहन में इस तरीके के प्रश्न डाल रहे हैं कि क्या मैं सामाजिक बन पाऊंगा, या मैं ईमानदार बन पाऊंगा, या फिर मैं समाज के लिए करूंगा या नहीं। जैसे मदर टेरेसा जी की जो कुंडली है उसमें आप जब देखेंगे तो लग्न के अधिपति बनते हैं और जाकर के 9वें भाव में बैठे हैं गुरु के संग। मुझे लग्न तो याद नहीं है कि कौन से लग्न की कुंडली थी, पर वो उनकी कुंडली में लग्नेश जो है वो 9वें भाव में बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति समाज के लिए कुछ देने वाला हो जाता है और वो देना चाहता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, गुरु और सूर्य बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव प्रबलता से दिख रहा है, जैसे अगर शनि लग्न में बैठे हों, दशम स्थान में दिग्बली हों, मजबूत होकर के बैठे हों, या फिर अति विशिष्ट कारक होकर के लग्न को देख रहे हैं सप्तम भाव में बैठ करके, तो ये ग्रह निश्चित ही व्यक्ति को सामाजिक और यथेष्ट बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको एक बहुत अच्छी बात है कि इनकी गहराई समाज के सबसे निम्न वर्गों तक होती है। वो कभी भी किसी से घृणा नहीं करते, विवादास्पद नहीं होते और सब लोग उनका आदर करते हैं। इसमें आपको और भी एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, अगर दशम स्थान में चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति वैसे भी बहुत ज्यादा सामाजिक हो जाता है। हालांकि उसको पद से ज्यादा प्रतिष्ठा प्यारी होती है, मतलब उसे पद नहीं चाहिए। जैसे आप विवेकानंद जी की कुंडली देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी की कुंडली में भी ऐसी ही कोई बात है। तो वहां पे भी आप जब देखेंगे तो ऐसी ही बात निकल के आती है कि व्यक्ति पद से ज्यादा प्रतिष्ठा की भूख उसको होती है और वो पैसे से ज्यादा प्रेम नहीं करता, वो लोभ
या लोभ से दूर रहता है, लोभी नहीं होता। तो अगर ऐसा वो समाज के लिए अगर कोई भी बात कह देता है तो लोग उसको मान लेते हैं, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। आपको अपनी कुंडली में ये सब देखना चाहिए। पर एक बात बता दूं, जो आपने पूछा है कि जैसे गुरु चांडाल आपने लिखा है कि चांडाल दोष, इस दोष का करियर क्या असर में होगा, तो निश्चित रूप से आप गुरु और राहु के एक साथ बैठ करके गुरु चांडाल ना कहें, जैसे मैंने कभी भी नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूंगा। पर हाँ, मैं इतनी बात अवश्य जानता हूं कि गुरु और राहु के संपर्क से आने में व्यक्ति के जीवन के होप को कमजोरी मिलती है, आशावादी प्रवृत्ति गड़बड़ होती है, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति उसकी कमजोर होती है, नष्टप्राय, और वो कई बार बाधाओं को जीतने में मुश्किल उसको होती है और जीवन में परेशानी भी देखने को मिलती है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो अपने गुरु को ठीक करिए, दशाओं को देखिए कौन सी दशा चल रही है, गुरु कहाँ बैठे हैं और क्या उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, क्या शुक्र बुध और चंद्रमा आदि की, चंद्रमा और गुरु का संबंध कैसा बन रहा है। उसके बाद आपको यह भी देखना चाहिए कि गुरु नवमांश में कैसे हो रहे हैं, दशमांश कुंडली में कैसे हो रहे हैं। दशमांश कुंडली में छठवें भाव और लग्न के अधिपति कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे, मतलब लग्न का अधिपति नवम में, पंचम में, केंद्र में, त्रिकोण में कहाँ बैठे, या फिर छठवें भाव के अधिपति की स्थिति कैसी बन रही है। तो अगर इतनी सारी चीजें बन रही हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी वगैरह में दिक्कत नहीं होगी और आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पे अपनी पहचान समाज में बना सकते हैं। अगला प्रश्न रंजन पांडे जी ने पूछा है, रविवार का प्रश्न है, कुंडली में सूर्य शनि से लग्न, नवांश और दशमांश में दृष्टि या युति में हो। हाँ, अगर सूर्य पे शनि का प्रभाव है तो वो आपके तेज को मंद करेंगे, क्योंकि सूर्य आरंभ के कारक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जगत के नियंता हैं, और शनि प्रलय का कारक, प्रलय है वो विनाशकारी। तो उस पे अगर सूर्य के ऊपर अगर शनि की दृष्टि जाएगी तो वो परेशान करेंगे, आपके व्यक्तित्व को परेशान करेंगे, आत्मबल को कमजोर करेंगे, लक्ष्मी की स्थिति को कमजोर करते हैं, और कई बार आपके प्रभावों में जो वो एक मजबूती दिखनी चाहिए वो नहीं होता और कई बार वो परेशान करते हैं। ऐसी अवस्था में आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, सूर्य को अर्घ आदि देने चाहिए, और नमक बिल्कुल भी कम, या फिर अगर हो सके तो रविवार को नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा अगर हो सके तो अवश्य सुनिए, यह एकादशी आपको इसमें सहायता करेगी। अगला प्रश्न है, तारा मगर कर्क लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थ में उच्च के होकर, शनि चतुर्थ के होकर रहें तो सप्तम का सुख देगा या अष्टमे सोने से सुख में कमी करेगा। अच्छा ये पूछा है आपने। देखिए एक बात बता देता हूं, कर्क लग्न की कुंडली के लिए अगर उच्च के शनि होंगे तो विद्वेषण कराते हैं, और दूसरा कि वो आपको भौतिकीय सुख संसाधन से तो भर के रख देते हैं पर मानसिक शांति नहीं लेने देते, या कई बार उथल पुथल मचा रहता है। दूसरा कि वो जैसे वहां पे तुला राशि में बैठे हैं, विषम संख्या की राशि में, इस वजह से अपने मूल त्रिकोण भाव का परिणाम ज्यादा करेंगे। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली के लिए वो जन्म कुंडली में 11 नंबर का फल ज्यादा करेंगे। क्लियर है? 11 नंबर का फल ज्यादा करेंगे, मतलब कुंभ राशि जहां बनी है, कर्क लग्न की कुंडली के लिए कुंभ राशि अष्टम भाव में बनती है, अष्टम भाव का वो फल करेंगे, जिसके कारण कई बार घर में तनाव का माहौल बनता है, माता का स्वास्थ्य परेशान होता है, काम में विलंब होते हैं और आपका प्रभाव कमजोर भी होता है। ऐसी ही स्थितियां होती हैं। अब एक बात और भी है, ये उच्च के हैं तो आपको फायदा कैसे देंगे? तो ये फायदा करेंगे आपके चल अचल संपत्ति के मामले में, आपके रिकॉग्निशन के मामले में, आपके पहचान को थोड़ी बहुत धूमिल भी करते हैं। और वैसे इनके बहुत सारे फायदों में से आपको मर्यादित, आपको कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करने वाला, हमेशा ही लोगों की परवाह करने वाला और न्यायप्रियता का पालन करने वाला बनाएंगे। और कभी भी व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, ऐसा भी होता है। किसी को ऐसे अपने राज्य का, सत्ता का, अपने पदों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता है, मतलब वो न्यायप्रिय होता है, ऐसा। अगला प्रश्न पूछा है एस ब्लॉग ने, गुरुजी गर्भाधान के समय अगर पति का राशि से चंद्रमा अगर 9वें भाव में हो तो ये सही है या नहीं?
अगर उस पे गुरु की दृष्टि जा रही है, या अगर पंचम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि जा रही है, या फिर अगर चंद्रमा पे कम से कम शनि मंगल राहु केतु ना देख रहे हो तो ठीक है। वैसे इसके लिए मैंने बहुत पहले कार्यक्रम बना रखा है गर्भाधान वाला, अब जाकर के और भी देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी मैंने एक कार्यक्रम बनाया था कुछ दिन पहले, मुझे लगता है 3-4 महीने पहले, उसे भी आप अवश्य जाकर के देख लीजिए। अगर उसका लिंक ना मिले तो मुझे जरूर, वैसे मैंने कहा है कि हमेशा ही गर्भाधान एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, उसकी पूरी प्रक्रिया है। अगर उस पर फोकस करेंगे और उसको अपनाएंगे तो निस्संदेह एक श्रेष्ठ संतति प्राप्त करने में लाभ मिलता है। और दूसरा कि अगर पंचमेश को गुरु देख रहे हो, लग्नेश पे गुरु की दृष्टि हो, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव में ना हो, 7वें में भी बैठे ना हो, पंचम में भी बैठे ना हो, तो ये थोड़े थोड़े, जैसे पंचम भाव में अगर जाएंगे तो गड़बड़ होता है, 7वें में भी रहेंगे तो गड़बड़ होता है, अष्टम में रहे तो गड़बड़ होगा, 6वें में रहे तो गड़बड़ होगा, 9वें भाव में भी उतने अच्छे नहीं होते, है ना। तो ऐसे एकादशवें में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे स्थितियों को देखने की आवश्यकता है। खास करके महिला जातकों की कुंडली को अवश्य ही इसमें प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि गर्भ उन्हीं को धारण करना है। क्षेत्र कुंडली और बीज कुंडली के बारे में मैंने बताई है बात, अगर होगा तो कभी उस पर एक अलग से कार्यक्रम भी बना दूंगा जल्दी ही। ये इतने सारे प्रश्न थे। एक हर्ष कुमार जी हैं जो हमेशा भगत सिंह जी की कुंडली भेजते हैं, मैं जल्दी ही उनकी कुंडली को बनाने वाला हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे जरूर ही उत्तर दीजिएगा कि कैसे इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाया जा सके। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।